अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे यूके के प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफ़ा, जो कि बहुत तगदो के बाद इवेंचुअली ले ही लिया गया। इसमें दो पाकिस्तान की तरफ से भी उनकी पार्टी के अरकान शामिल थे जिन्होंने पहले इस्तीफ़ा दिया था। इसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि जो एक आईनी राय है कि अगले साल तक आप उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं करवा सकते। तो फिर ये जो आईनी बहरान क्रिएट हुआ यूके के अंदर, ये इस तरह से कैसे निपटा जाएगा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। और पंजाब में बाईपोल्स इलेक्शंस के हवाले से भी तफसीली बात करेंगे। इलेक्शन एक्सपर्ट से इस वक्त ज्वाइन किया है मोहम्मद रफ़ीक मुगल साहब ने, जर्नलिस्ट हैं, यूके से हमें ज्वाइन करें। जी रफ़ीक मुगल साहब, मुझे बताएं, ये ताज़ा हवा का झोंका है अपोजिशन के लिए यूके में, जितनी मुश्किलों से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया? जी बहुत शुक्रिया राजपूत साहिबा। बुनियादी तौर पर हमें ये देखना होगा कि जो इस वक्त बरतानिया का मौसम गर्म है, उसकी तपश जो है वो खासी महसूस की गई इस दफ़ा पार्लियामान के अंदर। जो पार्लियामानी पार्टी है जो इस वक्त बरतानिया की बरसर इक़्तिदार जमात है, टोरी पार्टी, उसके जो मामलात रहे हैं वो खासे मद्दोजज़र का शिकार रहे हैं। खासा तलातम खेजी यहाँ पर सियासी तौर पर देखी गई है। उसमें बहुत सारे मामलात ऐसे थे कि जिसमें आपको अगर इट वुड फेयर टू से दैट के प्राइम मिनिस्टर जो थे बोरिस जॉनसन, उनको पब्लिक भी नहीं चाहती थी कि ये प्राइम मिनिस्टर रहें, उनको पार्टी भी नहीं चाहती थी कि ये प्राइम मिनिस्टर रहें। पार्टी की जो बहुत ज़्यादा मेंबरान पार्लियामेंट थे उनकी मुखालफत उनको थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पार्टी गेट स्कैंडल सामने आया था कि आज लोग बरतानिया के तूल और अर्ज में ये बात कर रहे थे कि जब हम अपने प्यारों को देख नहीं सकते थे, हम लॉकडाउन की कैफियत से दो चार थे, हम कहीं आने जाने से कासर थे, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्टी में जाके ड्रिंक कर रहा है और वो वहां पे झूम रहा है, नशे की हालत में है। उस पर प्राइम मिनिस्टर ने जो सूरत इख्तियार की वो आलमी ज़राए अबलाग के ऊपर नजर हुई, वो आपके सामने है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मिलकर के सामने आई। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने बैरून ममालिक का दौरा मुख्तसर किया, वो लंदन पहुंच गई। इसी तरीके से गुज़िश्ता 3 दिनों में जो हमारी यहाँ पर वजारत तालीम है उसके सेक्रेटरीज 3 दफा तब्दील किए गए हैं और तकरीबन 30 से ज़ायद हुकूमती अरकान जो हैं उन्होंने इसी वजह से इस्तीफा दिया है। यानी कि बैड गवर्नेंस जो थी यहाँ पे इसकी ये सूरत हाल थी। अभी बरतानवी वक्त के मुताबिक 12:30 पर वज़ीर आज़म ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अपना खिताब किया है और उसमें ज़ाहिर है वो इस्तीफा दे चुके हुए हैं। वो प्राइम मिनिस्टरशिप भी उनके हाथ से जाएगी, क्योंकि जब कंजर्वेटिव पार्टी का नया लीडर आएगा तो वही मोस्ट प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर होगा। जी मोहम्मद रफ़ीक मुगल साहब, मुझे इस पर भी आपका रद्द-ए-अमल चाहिए कि यहाँ पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर एक ये राय सामने आ रही है, जनरली मैं एक लाइटर नोट पे आपसे बात कर रही हूँ, कि लगता यह है कि बोरिस जॉनसन और इमरान खान की स्पीच राइटर एक ही है, या कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बात तो नहीं कर रहे। तो हाउ डू यू सी दैट? क्योंकि जिस वक्त उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं भी दिया था तो बहुत हफ्तों से हम में बहुत सारे लोग बड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, दिलचस्पी ले रहे थे इस कंपैरिजन के अंदर। तो इवेंचुअली ही इज़ गॉन, बट इज़ ही लुकिंग फॉरवर्ड टू डिस्कवर हैश कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट हिम? राजपूत साहिबा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि स्पीच राइटर एक है, लेकिन तर्ज अमल एक है। और जिस तरीके से बड़ी मुश्किल से इमरान खान साहब जो है वो ईवान इक़्तिदार से बाहर गए हैं, उसी मुश्किल से यहाँ पर जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर थे सिर्फ वही चाहते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। इवन मैं आपको ये बात बताऊं कि तकरीबन कोई 1 हफ्ता पहले बरतानवी एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने क्वेश्चन किया प्राइम मिनिस्टर से, इंग्लिश जर्नलिस्ट है, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि क्या बात किसी और मौजू पर चल रही थी, लेकिन उन्होंने बीच में क्वेश्चन कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या आप घर जा रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर या नहीं? तो प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था कि न सिर्फ इस दफा बल्कि अगली दफा, बल्कि उससे भी अगली दफा, यानी तीसरी मरतबा भी वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर देख रहे थे, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है बरतानवी निजाम के अंदर। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत जो शुरू हुई थी वो इय्याक नअबुदु इय्याक नस्तईन से शुरू हुई थी और वो इन्नल्लाह मासाबिरीन से होते हुए अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पर खत्म हुई। लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है वो भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की ज़ाहिर में यहाँ पर बात करने के लिए नहीं बैठा हुआ, आपने इंट्रो में बात की है, ठीक है, तो वो अजीब सी सूरत हाल बनी। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बरतानवी प्राइम मिनिस्टर बड़ी मुश्किल से ईवान इक़्तिदार से बाहर निकले हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पॉपुलैरिटी उनकी गिरी हुई थी।
हाँ, और वो गिर रही थी और उनके खिलाफ बहुत सारी शिकायत आ रही थी, यके बाद दीगरे उनकी पार्टी के लोग उनको छोड़ के जा रहे थे, लेकिन फिर भी ही वॉज नॉट रेडी टू रिजाइन। आपके नजदीक वजह क्या है, उनका एटीट्यूड का इशू था, ये बारे बताइएगा। राजपूत साहब, अगर आप क्रेडिबिलिटी के एतबार से अगर आप बात करें, ठीक है, वो पहले हमारे यहाँ पर लंदन के मेयर रहे हैं, मेयर ऑफ लंदन रहे हैं, उसके बाद वो सेक्रेटरी रहे हैं अपना फॉरेन अफेयर्स के, अच्छे तरीके से उन्होंने किया। बरतानवी सियासत पर आप प्रेडिक्शन इसलिए कर सकते हैं कि ये तर्ज अमल थोड़ा सा साफ और शफाफ होता है। जिस तरीके से यहाँ पर निज़ाम साफ शफाफ है, इसी तरीके से सियासी सूरत हाल भी जो है वो शफाफ होती है। आप चलते हुए तर्ज अमल के ऊपर आने वाले वक्त की बात आप यकीनी तौर पर कर सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थी इनकी साबका जो इनकी टोरी पार्टी की लीडर भी थी थेरेसा मे, वो भी बड़ी मुश्किल से गई थी, इतनी इंतहाई मुश्किल से वो घर गई हैं। अच्छा, उनके बारे में ये था, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क ये है कि इस प्राइम मिनिस्टर के बारे में लोग नहीं चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर रहे पार्लियामेंट के अंदर इनके अपने मेंबरान नहीं चाहते थे प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन ये चाहते थे। थेरेसा मे के वाले से ये था कि वो भी नहीं चाहती थी मैं प्राइम मिनिस्टर रहूं, लेकिन उसका निजाम जो था वो इस तरह का था कि वो कहती कुछ और थी, करती कुछ और थी, यानी कोलो फेल के तजाद में उनको बड़ी मुश्किल से घर भेजा गया था। लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि रुपए, माफ कीजिएगा, पाउंड की कदर में इजाफा हुआ है। जो ही प्राइम मिनिस्टर ने 12:30 पर इस्तीफे का ऐलान किया है, बरतानिया में पाउंड की कदर में इजाफा हुआ है। और अच्छा, ठीक है, जी मोहम्मद रफीक मुगल साहब, ये बताइएगा कि जब 50 वज़रा ने इस्तीफा दे दिया था, उस वक्त भी यूके के साबिक प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि वो ये समझते थे कि मुल्क में के मफाद में नहीं है। जी, ऐसे ही वो अपने आप को नागजीर समझते थे। 30 से ज्यादा अहम हुकूमती ओहदेदारान जो थे, जो बड़ी अहम तरीन पोस्टों पर थे, जिस तरीके से मैंने पहले जिक्र भी किया, उन्होंने इस्तीफा दिया। 50 से ज्यादा वज़रा ने इस्तीफा दिया। इस सारे अमल को जो लेबर पार्टी है बरतानिया की, सबसे बड़ी पार्टी है, जाहिर है लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने इसका खैर मकदम किया है। अब सूरत हाल देखने में यह आएगी कि बरतानिया जो है वो नए इंतखाबात की तरफ जाता है या विद इन टोरी पार्टी ये रजीम चेंज करेगी, जिस तरीके से पहले टोरी पार्टी में ठीक है मुगल साहब, ये आगे का लाहे अमल क्या होगा? इससे पहले मुझे ये क्लैरिटी दीजिएगा कि ये भी जिक्र किया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद अगले बरस तक जमा नहीं करवाई जा सकती, और काबीना के आम वज़रा समेत दर्जनों अरकान पार्लियामेंट के मुस्ताफ़ी होने के बावजूद वो मुस्ताफ़ी होने से इनकारी थे, और अब वो ये चाह रहे थे कि जो मुस्ताफ़ी हुए हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए, इस्तीफ़ा ना दें। तो अब इसमें कानूनी कॉम्प्लिकेशन क्या है? ये अगले साल ही जमा करवाई जा सकती है, तब तक ये प्रोसेस कैसे रुक सकता है? देखिए, कानूनी एतबार से तो जो इस हवाले से कानूनी माहिरीन है वो ज्यादा इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस को इन्होंने आगे ले जाने की कोशिश की है। इवन प्राइम मिनिस्टर ने भी, जो इनकी टोरी पार्टी की एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है जिसको चेयर करता है जो हेड ऑफ पार्टी होता है, वो अक्टूबर में होती है हर साल, तो इन्होंने कोशिश की है कि इस सूरत हाल को वो अक्टूबर तक लेकर के जाएं। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है, जो मुझे सूरत हाल नजर आ रही है, जो बरतानिया में यूक्रेन रशिया जंग के बाद जो सूरत हाल डेवलप हुई है, मैं अब आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पर जो महंगाई का आलम है वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। यहाँ पर फ्यूल के प्राइसेस में इजाफा हुआ है, यहाँ मॉर्गेजेस में इजाफा हुआ है, यहाँ पर जो प्राइसेस हैं इसकी अपना मंडी में, जो मैं मंडी में गया खुद एज रिपोर्टर, वहां पर जाके मैंने लोगों से पूछा, जो लारी ड्राइवर्स की हड़ताल है, बाकी जो मामलात हैं, जो चीज पहले एक फ्रूट का पैक जो पहले 4 पाउंड में डिलीवर होता था यूके में, अब वो 12 पाउंड में डिलीवर हो रहा है। जो बरतानिया की यहाँ ईस्ट लंदन की मुख्तलिफ मार्केटों में जो पहले पाकिस्तानी आम इवन जो पहले मिलता था हमें तकरीबन कोई 6-7 पाउंड का डब्बा, वो इस वक्त 16-17 पाउंड 20 पाउंड तक पहुंचा हुआ है। होश रुपा महंगाई में इजाफा है यहाँ पर, और इसके साथ साथ जो बरतानिया की जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार पार्टी है टोरी पार्टी, उसकी जो सख्त गिर पॉलिसीज हैं, जो इमिग्रेशन के हवाले से पॉलिसीज हैं, बाकी मामलात के हवाले से पॉलिसीज हैं, उसमें मुझे अब बरतानिया अदम एतमाद की सूरत हाल पर नहीं, बल्कि ये बरतानिया जो है वो नए इंतखाबात की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है मोहम्मद रफीक मुगल साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि बुनियादी तौर में जो यूके और पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल थी वो एक ही थी, बुनियादी तौर पे एक थी, सेंटिमेंट्स भी एक ही थे,
लेकिन जैसे जैसे यूके में पाकिस्तान में सिचुएशन डेवलप हुई तो उसमें हमें पॉलिटिकल इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा नज़र आई, एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर। आप इस फ़र्क को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, यहाँ पर भी पॉलिटिकली इमोर्चिटी तो नहीं कहेंगे हम, इसका जो सूरत हाल थी, लेकिन इसमें इमेच्योर जो सिचुएशन थी वो ये थी कि ये लोग इक्तदार के साथ चिमटे रहने की कोशिश करते रहे। बोरिस जॉनसन को हम पॉलिटिकली इमेच्योर नहीं कह सकते, टोरी पार्टी के बाकी लोगों को हम नहीं कह सकते, क्योंकि टोरी पार्टी एक बड़ी तारीख रखती है। यहाँ पर ये जो है ये बुनियादी तौर पर कंजर्वेटिव पार्टी है, ये फार राइट पार्टी है। इनके बड़े सख्त गिर हालात हैं, बड़ा सख्त मौकफ रखते हैं ये। लेकिन पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पर चूँकि ऐसी सूरत हाल क्रिएट की गई, ऐसा तर्ज अमल दिया गया, ऐसे नारे दिए गए, ऐसी जहन साजी कारकुनान की गई, जिससे सूरत हाल जो है वो खासी खराब रही है। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो सोचे समझे मंसूबे के माफ कीजिएगा, सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ है, और ये लोग अपने आप को नागजीर समझते थे इक़्तिदार में रहने के लिए, इसलिए ये सूरत हाल सामने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रफीक मुगल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त में ज्वाइन किया अफजल खान साहब ने, जो कि साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर रहे हैं, और बाबर मलिक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं हम इस वक्त। बाबर मलिक साहब, पहले आप बताइएगा कि हल्के की क्या सूरत हाल है, कितने वोटर्स हिस्सा ले रहे हैं, और इस बात को कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि ज़ाब्ता अखलाक को भी फॉलो किया जाए। मिसाल तो दूसरे सूबे की है, लेकिन सिंध में जिस तरह के हमने इलेक्शंस देखे तो अभी काफ़ी क्वेश्चनेबल हो गए हैं इलेक्शंस पाकिस्तान में। जी, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। 25 मई को ये इंतखाबात का शेड्यूल जारी हुआ था, जिसमें 20 जगह पे हमारे ये सूबाई इलेक्शन हो रहे हैं हल्का जात में, और इनके लिए जो वोटर्स हैं उनकी जो तादाद है वो तकरीबन 45,79,898 है। इनमें जो ये वोटर्स हैं वो अपने हक़ रायदही का इज़हार करेंगे। इसमें जो मेल वोटर्स की, जो कि मर्द रायदहिंदगान की तादाद है वो 24,60,206 है, और ख़वातीन जो रायदहिंदगान हैं उनकी तादाद 21,19,692 है। तो इसके लिए जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं उनकी तादाद 3,141 है, जिनमें से 697 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो इंतहाई एहसास डिक्लेयर किए गए हैं, और 1209 जो हैं वो एहसास की कैटेगरी में आते हैं, और जो नॉर्मल की कैटेगरी में आते हैं वो 1235 हैं। तो मजमूई तौर पे ये 3,141 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां वोटर जाएंगे और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। और 20 हल्का जात में जो पोलिंग की तारीख है वो 17 जुलाई 2022 है। अब ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ज़ाब्ता इखलाक के जो पहलू हैं उसमें एक तो अमूमी नकात होते हैं, उसमें इंतखाबी मुहिम के हवाले से नकात हैं, ताशीर के हवाले से उसके नकात होते हैं, पोलिंग के दिन के नकात हैं, और ज़ाब्ता इखलाक बराए पोलिंग एजेंट के इनके नकात जो हैं वो ज़ाब्ता इखलाक में शामिल हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने 25 मई 2022 को जब इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया था सूबाई असम्बली के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए, तो उसके साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक का लामिया भी जारी कर दिया था, और इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर की ज़ेर निगरानी मॉनिटरिंग टीमें भी तश्कील दी जा चुकी हैं, जो कि ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगी। और इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जो है वो साथ साथ भेजी जा रही है। और ज़ाब्ता इखलाक के जो अहम नकात हैं वो अगर अमूमी नकात की बात करते हैं तो
तो उनमें हम सियासी जमातें, उम्मीदवारान और इलेक्शन एजेंट किसी ऐसी राय का इजहार करेंगे और न ही ऐसे कोई अमल करेंगे जो कि किसी भी अंदाज में नजरिए पाकिस्तान या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और सलामती के खिलाफ हो। सियासी जमातें, उम्मीदवारान, इलेक्शन एजेंट इंतखाबात के शफाफ इनकाद और अमन अमा को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा तमाम हदायत और ज़ाब्ते अखलाक की पैरवी करेंगे और इसकी खिलाफ वर्जी इंतखाबी एक्ट 2017 की दफा 10 में वाज़ेह करदा तयीन की कार्रवाई पर मुंतज होगी। इसी तरह सियासी जमातें, इंतखाबी उम्मीदवारान, इलेक्शन एजेंट और इनके हमायती किसी भी शख्स को इलेक्शन में बतौर उम्मीदवार हिस्सा लेने या ना लेने और इंतखाबात से बतौर उम्मीदवार दस्तदार या रिटायर होने की तरगीब देने के लिए तोहफ़, लालच और रिश्वत देने से गुरेज करेंगे। इसके खिलाफ वर्जी इंतखाबी बदवानी तस्वर की जाएगी। इसी तरह इंतखाबी उम्मीदवारान, इलेक्शन एजेंट और उनके हमायती किसी इंतखाबी उम्मीदवारान के इंतखाब को मौसर बनाने या इसमें रुकावट डालने के लिए पाकिस्तान की या किसी सूबे के सरकारी मुलाजमीन या नीम सरकारी मुलाजमीन से हमायत या अमदाद हासिल नहीं करेंगे। इस मुद्दा की खिलाफ वर्जी गैर कानूनी तस्वर की जाएगी। इसी तरह इंतखाबी में दौरान और इनके हमायती इंतखाबी मुहिम के दौरान या पोलिंग के दिन तशद्दुद के लिए तरगीब देने या तशद्दुद को किसी सूरत में रवादार रखने से सख्ती से इज्तनाब करेंगे। इसी तरह अगर इंतखाबी मुहिम की बात करते हैं तो सियासी जमातें, उम्मीदवारान और इलेक्शन एजेंट प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बशमूल अखबारात के दफ्तर और प्रिंटिंग प्रेस पर नाजायज दबाव डालने और मीडिया के खिलाफ हर किस्म की तशद्दुद से अपने कारकुनों को सख्ती से रोकेंगे। ठीक है बाबर मलिक साहब, ये भी बताइएगा कि ये तो आप ज़ाब्ता अखलाक हमसे शेयर करें, लेकिन ट्रांसफर और पोस्टिंग्स के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी लगाई गई है, इस पे भी बात कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, जैसे ही इलेक्शन के शेड्यूल जारी होते हैं तो ये जो पोस्टिंग ट्रांसफर, इस पे पाबंदी लगा दी जाती है और इलेक्शन कमीशन की जो मॉनिटरिंग टीम है ये भी इसको मॉनिटर कर रही होती हैं और हमारे नोटिस पे कोई भी ऐसी अगर चीज आती है तो उस पर सख्ती से अमल किया जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो इस चीज का सख्ती से नोटिस लिया जाता है कि ऐसी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ना की जाए जिससे इलेक्शन पे जो है असरअंदाज हो सके। अच्छा, अब क्योंकि आप मेरे साथ हैं इस वक्त तो मैं चाहती हूँ कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपका रद्द-ए-अमल लूँ। जिस तरह के सवालात उठते रहे हैं इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर, इमरान खान की तरफ से भी बार बार उठाए गए हैं। अगर हम कोई मिसाल कोट किए बगैर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का एटीट्यूड सामने रखें तो ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है। वॉयलेशंस निचले लेवल पे भी होती हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक इदारे की हैसियत से आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? जी, इलेक्शन कमीशन के जो मॉनिटरिंग टीम है वो किसी चीज के भी असरअंदाज हुए बगैर और उसकी जो इलेक्शन की शफाफियत है उसको इनकार करने के हवाले से, तो वो जो तमाम जो है वो किसी भी सियासी अमल दखल के बगैर जो है ना इस चीज पे अमल करती हैं कि कोई भी ऐसी अगर चीज हो रही है किसी भी पार्टी की तरफ से तो उसको सख्ती से रोका जाए और उनके खिलाफ अगर कोई वायलेशन हो रही है तो उनको नोटिस जारी किए जाए और उनको जुर्माना आयद किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर मलिक साहब, इलेक्शन कमीशन से हमें ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। अफजल खान साहब, ये बताइएगा कि 2018 के अगर हम इलेक्शंस के रिजल्ट्स की तरफ देखें तो उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ज़्यादा जीते थे और उन्होंने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया था और उनमें से बहुत सारे लोग PMLN की तरफ जा रहे हैं और PMLN की सियासी हिकमत अमली यही है कि जो लोग जीते थे या उनको टिकट्स दी जाएँ या उनके रिश्तेदारों को टिकट्स दिए जाएँ। तो इनकी अहमियत अब इन इलेक्शंस की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप क्या समझते हैं कि ये इलेक्शंस इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इसको ये शायद सियासी सवाल है, लेकिन पाकिस्तान के शहरी होने के नाते बात यह है कि इसको कहते हैं इलेक्टेबल्स, कि जी इस एरिया में कोई पीर है, कोई खान है, कोई नवाब है, कोई मलक है या कोई मौलवी है जिसका इन्फ्लुएंस है और उसके अपने वोट हैं और वो इलेक्टेबल समझा जाता है। तो एक तो ये लोग होते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 2 इलेक्शन ऐसे हुए हैं जिसमें 75 का इलेक्शन था कि जिसमें पीपल्स पार्टी ने
वो कहते थे कि खंबे को भी अगर उसने वो टिकट अपना जारी किया तो वो जीता। इस तरीके से अब जो फिजा है वो इलेक्टेबल्स और खासकर इलेक्टेबल्स ने जब से पैसे लेकर अपने ज़मीर उनके जागे हैं या ज़मीर उन्होंने बेचे हैं, उसके बाद से एक आम इंसान के दिल में से वो लोग उतर गए हैं। इसलिए कि मैं आपको बता दूं कि KPK में क्या पूरे पाकिस्तान में एक सबसे अमीर तरीन आदमी हमारे पास इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि ये लोग अपने एसेट्स और लाइबिलिटी भी जमा कराते थे, तो उसमें एक आदमी था नूर आलम। अब मुझे आप ये बताएं कि एक आदमी जो ऑलरेडी बिलियनियर हो और उसके ऊपर सच्चा या झूठा या क्या कंपल्शन थी या क्या वजह थी कि वो अपनी सियासी जमात या अपनी पार्टी के खिलाफ काम शुरू करते। आम जुबान में लोटे कहते हैं उसको, अमेरिकन एम्बेसी में जाएं। बात यह है कि देखें, आपने अवाम के दिलों को जीतना होता है। आपने अवाम के, ये इंतखाबात कहते इसी को हैं कि वो लोग जो आपको दिल से चाहते हैं, इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, अफजल खान साहब, ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि ये जो 20 सीटों पे हो रहे इलेक्शंस, इसमें नून लीग का जो नाराज वोटर है वो PTI की बजाय TLP की तरफ जा सकता है, क्योंकि पिछले 2018 के इलेक्शंस में TLP की पोजीशन तीसरी थी। वो बिल्कुल थी, वो एक वेव था और उस वक्त वो एंटी वेस्ट उनका बेसिकली नारा था कि क्योंकि वेस्टर्न लोग हमारे दीन की तहजीब करते हैं और इस वजह से पाकिस्तान के आम लोगों की भी उनके साथ हमदर्दी थी। इस्लामाबाद में इन लोगों ने हमारी जिंदगी गिरन की हुई थी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं दिल में इस बात से खुश था कि वेस्टर्न लोगों को पता चले कि जी हम लोग अपने मजहब पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं कभी भी, इसलिए कि लोगों को शदीद तकलीफ, इस्लामाबाद के रहने वाले, आप भी इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, तो लेकिन उसके बावजूद मेरे अपने दिल में ये था, वो उस वजह से था। आप इस वक्त देखेंगे अभी भी पूरे पाकिस्तान में उनकी मेरे ख्याल में एक वाहिद सीट है जो कहां से जीती है उन्होंने। अगले इंतखाबात में मजहब के नाम पे कोई भी सियासी जमात, इस वक्त शायद जमात इस्लामी के पास भी एक आध आदमी है, JUI के 5-6 लोग हैं, क्योंकि उन लोगों ने 40-50 साल से। जी क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ उनकी एक ही सीट है। एक ही सीट है। अब अगली दफा वो भी नहीं रहेगी। मैं KPK से ताल्लुक रखता हूँ, इन तमाम लोगों को मैं जाती तौर पे भी जानता हूँ और किस वजह से लोग MMA की हुकूमत में, मैं वहाँ पे आई वॉज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। बात यह है कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं अल्लाह के लिए और रसूलुल्लाह के लिए। फिर उसके बाद वो अगर आपके जो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड, अगर वो आपके जो आमाल होंगे, आपके अफआल होंगे, आपका किरदार होगा, वो अगर इस्लामाबाद के लिए है और इस्लाम के लिए नहीं है, तो यू लूज योर क्रेडिबिलिटी। ये कोई भी हो तो ऐसे ही होगा। अभी जो आने वाला दौर है, आप लोग मीडिया में है, आपको अच्छी तरह पता है कि लोग क्या सोच रही है। इस वक्त ना कोई इलेक्टेबल रह गए हैं, ना कोई ऐसी सियासी जमातें। एक तरफ जालिम होगा, एक तरफ मजलूम होगा, एक तरफ लेकिन इस वक्त अफजल खान साहब, एक तरफ नजरियाती कैंडिडेट है और एक तरफ इलेक्टेबल है। अब PTI के पास और ऑप्शन नहीं थी, उन्होंने नजरियाती कैंडिडेट्स को दिए हैं, तो इसमें से जीतेगा कौन? पहले तो इलेक्टेबल्स की बुनियाद पे जीती थी PTI, अब कैसे जीतेगी? इलेक्टेबल की वजह से नहीं जीती थी, इलेक्टेबल की वजह से बहुत जलील हो गई है। अलीम खान इनके साथ था और अलीम खान फिर अभी ब्लैकमेल कर रहा है, उसका अपना एक TV चैनल है और आपने उसका इलेक्शन भी देखा होगा जिसमें पैसे का बेपनाह इस्तेमाल हुआ। अभी बाबर मलिक साहब ने जो आपको चीजें बताई, ये हर इलेक्शन के लिए होती हैं, लेकिन असली बात ये कि ये तो वो कानून है जो किताब में है, क्या ये इम्प्लीमेंट भी होता है? अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ होता तो अभी जो सिंध में इतने लोग कत्ल ना होते, इतनी। और आजकल तो, पहले जमाने में आपको मैं एक बात बताऊं कि एक इलेक्शन हुआ था जिसमें फरा शाह एक खातून थी, उसने हमारे एक प्रिजाइडिंग अफसर को थप्पड़ मारे थे और एक कैमरा वहां था और उस एक कैमरे की फिल्म की वजह से उस खातून को सजा तो कोई नहीं मिली, इसलिए कि पाकिस्तान में अभी वडेरों और जालिमों और जाबिरों के लिए सजा नहीं है, लेकिन बेशक उसकी तस्दीक हुई थी और सारी दुनिया में उसका मजाक उड़ा दिया गया था।
लेकिन अब ये चीज अब हर बंदे के पास कैमरा है, ये मोबाइल आपका कैमरा है, और जहां पे भी कोई गलत चीज होती है, और गलत चीज को कोई भी सही नहीं कह सकता। और एक आप बात सुन लें कि जैसे सूरज को आप एक उंगली से नहीं छुपा सकते, इसलिए हक को भी आप कभी नलीफाई नहीं कर सकते। लेकिन आप तो क्या समझ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो नून लीग का दावा है 20 में से 15 सीटें हो जाएगा? मेरे ख्याल में तो 1 और 2 भी नहीं हो सकती अगर अच्छा। उनके साथ अंपायर ना मिला हुआ हो। आपने कल परसों का जलसा बारिश में देखा, ये अनबिलीवेबल है। देखो वहां पे जैसे चीजावतनी में जलसा हुआ, ये चीजें हकीकतन तो आप ये समझते हैं कि ऐसा 17 जुलाई के इलेक्शंस का ऐसा नतीजा आएगा कि सीएम पंजाब भी अपनी कुर्सी से जाएंगे? मुझे वो तो कभी सीएम बना ही नहीं, वो तो आप एतजाज एहसन को देखें, एक ने कहा हुआ ही नहीं, तो उसके बाद वो जो मेरिट लाइफ है वो कैसे हो सकती है? वो बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रही है। आज़िज़ खान साहब, ये मिसाल आप मतलब जहाँ से भी निकाल के लाएं, इसको समझने के लिए एक उम्र चाहिए, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली अगले प्रोग्राम में ट्राई करेंगे। बहुत शुक्रिया आज़िज़ खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।